अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको याद है कि लास्ट वीक हमने एक स्टोरी कवर की थी कि एफआईए ने इस्लामाबाद में 3 प्राइवेट पॉश एरियाज़ के अंदर अस्पतालों से एक बहुत बड़े इंटरनेशनल गैंग की सारी वर्किंग्स के ऊपर क्रैकडाउन किया था। शी प्लेसेंटा के नाम से कंपनी थी जो औरतों से के कोख से पैदा होने वाला जो प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे की नरिशमेंट की सोर्स होती है 9 महीने के लिए, उसके वो सौदे कर रहे थे। हज़ारों की तादाद में यहाँ से स्मगल करके उनको बकरों और दुम्बों के वो प्लेसेंटा लेबल करके उनको उनको वियतनाम में जाके उनसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स बना रहे थे। ये बहुत ही खौफनाक एक इंडस्ट्री है जहाँ जिस्म के हिस्सों का खून, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स और इवेंचुअली पूरे-पूरे साबित इंसानों की स्मगलिंग का ट्रेड है। इसका एक पूरा नेक्सस है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और सबसे खौफनाक सरगना इसके अंदर एक हिस्सा है चीन। चीन की ये सारी तफ़सीली स्टोरी हमने अपने लाइव कवरेजेस के अंदर छापा मारा जाता है एक घर पर और जब एफआईए की टीम्स उस घर के अंदर दाखिल होती हैं तो इंतहाई खौफनाक मंजर जो है वो सामने होता है। वहाँ पर इंसानी अज़ा जो है वो देखने को मिलते हैं। एफआईए की टीम्स ने मौके पर मौजूद जो 3 चीनी शहरी थे वो 2 पाकिस्तानी उनको अरेस्ट किया। इट टर्न्स आउट कि चाइना की काफी लंबी हिस्ट्री है ऑफ ऑर्गन हार्वेस्टिंग। किलगोर मैटिस रिपोर्ट। किलगोर जो है उसने क्या नोटिस किया कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए साइन अप करते हो तो आपको कम से कम इंतजार करना पड़ता है 2 से 3 साल कि आपको ऑर्गन मिले। एंड यहाँ पे लिटरली हफ्तों के अंदर मिल रही थी। 60,000 से 1 लाख बंदे की हर साल सर्जरी हो रही थी। इथन गुटमन का क्लेम है हार्वेस्टिंग शुरू हुई है उइगर्स के साथ, शिनजांग से। ये एक उइगर बंदा है, इसका नाम है डॉक्टर एनवर टोठी। 90s के अंदर ना ये जो शिनयांग की कैपिटल सिटी है, सर्जन था और ये उधर एक अस्पताल में काम कर रहा था तो एक बंदा आया जो उइगर ही था। उसने कहा कि यार तुम मेरे छोटे बच्चे को चेक कर सकते हो कि इसकी ऑर्गन सारी इंटैक्ट है। वक्तन फवक्तन ना हमारा जो गाँव है वहाँ से बच्चे गायब हो जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उनकी ऑर्गन्स मिसिंग होती है, उनकी किडनीज मिसिंग होती है। अब इस बंदे की टेस्टिमोनी है कि एक दिन इसको बुलाया गया और इसको शूटिंग ग्राउंड्स है जहाँ एक्सिक्यूशंस होती हैं, इनको कहा बाहर वेट करो। इन्हें फायरिंग स्क्वाड की आवाज़ आई और जब ये आए तो वो कोई 12-13 लोग थे जो ज़मीन पे पड़े हुए थे। ये हार्वेस्ट करते हैं किडनीज, लिवर, समटाइम्स इवन जो कॉर्निया होता है आंखों का। इसने वो प्रोसीजर किया और इसने कहा कि जब मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है बंदे का। उसके बाद ये डिप्रेशन में चला गया और ये भाग गया वहाँ से। हम बरोज़ जुमेरात और जुमा 2 कवरेजेस करते हैं। एक जुमेरात को प्राइवेट लाइव होता है हमारा, जो हमारे मैट्रिक्स मेंबर्स के लिए होता है, और जुमे को पब्लिक लाइव होता है। अगर तो आप वो शाम के टाइम ये 5:30-6 बजे शुरू होते हैं प्रोग्राम, वो अटेंड नहीं कर सकते, तो मेरा मशवरा है कि आप 3,000 रुपये की हमारी मैट्रिक्स सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर लें। वो बाद में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो हमारे ग्रुप्स हैं। लेकिन जो जुमेरात की होती है वो ज़रा डेंजरस किस्म की प्रेजेंटेशन होती है। पूरी प्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, सारी तफसील बताते हैं एक स्टोरी के बारे में। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको तब भी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जो फ्राइडे वाली पब्लिक होती है उसका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा लिमिटेड होता है। थर्सडे वाली फुल एक्सेस होती है, उसके अंदर खुल के हम बात करते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंबर्स आ सकते हैं। तो मैं आई होप टू सी यू देयर इंशाल्लाह। इसको डिले मत करें। इस वीक यानी आज बरोज़ बुध में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल की जो यानी जुमेरात की जो प्राइवेट सेशन है वो एलिस्टर क्राउली के बारे में। एलिस्टर क्राउली कौन है? वो MI5 का वो एसेट था, यानी मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस का, कि जो ओकल्ट, जादू, शयातीन से रवाबित और इस तरह के खौफनाक किस्म के तिलिस्माती रिचुअल्स करता था, जिसके ज़रिए उसने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ब्रिटिश राज को की वो मदद की, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और 1 के अंदर। वो कौन किरदार था, उसका क्या असर है आज के ज़माने के ऊपर, ये होगा हमारे जुमेरात के प्राइवेट लाइफ में। अगर आप नहीं अफोर्ड करते, आप स्टूडेंट हैं, कोई मसला नहीं। जुमे को इसकी फॉलो अप एपिसोड है जैक पार्सन्स के बारे में। जैक पार्सन्स कौन है? वो आदमी जिसने रॉकेट फ्यूल का इजाद किया था और उसने कहा था कि मेरी नंबर 1 इंस्पिरेशन मेरे ख्वाबों में आने वाली वो एंटिटी, वो हस्ती है जिसका नाम है बेलियल आर्मिलस दज्जाल। यानी दज्जाल मेरे ख्वाबों में आके मुझे मनाता है कि तुम रॉकेट्स का फ्यूल डेवलप करो ताकि स्पेस का दौर शुरू हुए, स्पेस एज शुरू हुए, स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुए, जिसकी वजह से मैं दुनिया में अनकरीब आ जाऊंगा। ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जैक पार्सन्स के। फादर ऑफ रॉकेट फ्यूल माना जाता है। ये 2 बैक टू बैक बहुत ख़तरनाक एपिसोड हैं। जुमेरात और जुमे के लगेंगी। ये जुमेरात को प्राइवेट होगी और जुमे को पब्लिक होगी अवेलेबल, लेकिन कॉन्स्टेंटली होती हैं मैट्रिक्स मेंबर्स के लिए। तो थोड़ा ऑब्वियस हो गया, 3,000 की मेंबरशिप ले लें, डिले मत करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह की शानदार वीडियोज़ और प्रेजेंटेशंस आपके पास ला सकें। इंटरनेशनली जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ईरान के 80 से ज़ायद साइट्स के ऊपर स्ट्रेटिजिक लोकेशंस, पोर्ट एरियाज़, ड्रोन फैक्ट्रीज़, आर्मामेंट्स की फैसिलिटीज़, उनके ऊपर 80 से ज़ायद के ऊपर बुध की सुबह से लेकर अब तक
हमले हो चुके हैं अमेरिका की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो कलिमात बोल दिए आखिरकार, जिसका सबको खौफ था और एक तरह से इंतज़ार भी था, बिकॉज़ डोनाल्ड ट्रंप को सब जानते हैं। उसने कह दिया कि आई हैव नो फर्दर इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू द ईरानीज़, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ उनसे, दे आर स्कम, वो बेकार लोग हैं, घटिया लोग हैं, दरिंदे हैं, मेरे से दूर रहें वो। और उसने कहा कि जो अच्छे सालिस हैं, यानी पाकिस्तान, कतर, वो करना चाहें कोशिश तो करते रहें, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने प्रैक्टिकली वही एग्रीमेंट एमओयू जिस पे उसने खुद साइन किया था, जिसका गारंटर वो खुद है, अमेरिका खुद है, उसने फाड़ फूड़ के कहा ये तो रद्दी के टोकरे में जाने के लायक है, मैं को मानता ही नहीं इस चीज़ को। जिस तरह से जेसीपीओए की एग्रीमेंट, जिसकी सॉवरन गारंटीज रशिया और चाइना ने दी हुई थी ओबामा को, और जो इतने सालों से चला आ रहा था, जिसके कैंसिलेशन के ऊपर ही ईरान के सादा क्राइसिस शुरू हुआ है 2014 में, जब ट्रंप ने कैंसिल किया था। जिस तरह से वो सॉवरन एग्रीमेंट अमेरिका ने ख़त्म कर दी, आज ये एमओयू भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। क्यों? बुनियादी तौर पर क्यों? हम आपको 1.5-2 महीने से ये बात और 3 साल से लगातार तक सता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी आग इस खत्ते के अंदर फैलने लगी है, क्योंकि वो जो निज़ाम स्थापित था, कायम था, जमा हुआ था, अमेरिका का लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो इससे पहले इनहेरिट किया था उसने यूरोपीय ताकतों से, वो निज़ाम अब ख़त्म होने को है। और उस निज़ाम की वैक्यूम के अंदर, गैप्स के अंदर, चीन, रूस, बड़े खिलाड़ी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र, हर खित्ते में अपने अपने छोटे मोटे खिलाड़ी होते हैं। वो खिलाड़ी अपनी अपनी जगह बनाएंगे, और हर बंदे ने कोई ना कोई अपना दाव पेच किया हुआ है, अपनी कोई नज़रियाती फ़िक्र के तहत, कुछ इकनॉमिक, कुछ जोग्राफियाई लेवरेजिंग, किसी की मिलिट्री पावर, किसी की एयर पावर, उस तमाम की तमाम सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ को लेवरेज करके हर बंदे ने कोई अपना कोई दावा बनाया हुआ है। उस सब के अंदर चौथे नंबर पे क़ुव्वत के एतबार से ईरान साबित हुआ है। तो क्या इस दावे को, जो इंटरनेशनल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है कि मैं ग्लोबल ट्रेड के इस जुज़ के ऊपर मैं काबिज़ हूँगा, क्या वो अमेरिका मान लेगा? नहीं। गुफ्तगू न्यूक्लियर के बारे में हमेशा एक जवाज़, इमिनेंट न्यूक्लियर थ्रेट 47 साल से है। इमिनेंस की ज़रा तर्जमानी को कर दें कि ये इमिनेंट अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ होता है, इसका मतलब होता है फ़ौरी आने वाला या 47 साल लगा के आने वाला। वो जो 47 साल लगा के ना आने वाला थ्रेट था, न्यूक्लियर वेपन्स का सो कॉल्ड, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सो कॉल्ड, वो जो है वो तो सीन से ही बाहर निकल गया है। आईआरजीसी की स्टेट मीडिया तस्नीम पे बात भी हुई है कि आईआरजीसी के अंदर कमांड में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें एक्सपेडाइट करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को। ये रूमर्स हैं, ईरान एक्चुअली लेवरेजिंग कर रहा है, पोजीशनिंग कर रहा है, या एक्चुअली बनाने लगा है, ये सब बातें बेमायनी हैं। जो बामायनी बात है, वो बामकसद बात है, वो ये है कि अमेरिका डज़न्ट इवन केयर। अमेरिका डज़न्ट इवन केयर। हमारे यहाँ एक सहाफ़ती क्लास है, एक इंटेलिजेंसिया क्लास है, जो ये डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है कि ईरान और इज़राइल हैं जो ख्वाहिशमंद है कि जंग जारी रहे। ये 2 बड़े जंगजू मुल्क हैं, और कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है। आईआरजीसी के अंदर भी जज़्बा और जोश है कि जंग जारी रहे, इज़राइल के अंदर तो है ही है, उनकी तो सर्वाइवल की लड़ाई है। लेकिन अमेरिका बहादुर चे जाए कि वो हमारा बहुत बड़ा बेनिफैक्टर है, बड़े ताया अब्बू हैं हमारे वो उसको भी जंग बहुत ज़ोर से आई हुई है ये वाली, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल इस मामले में इंसेपरेबल हो चुके हैं। इज़राइल के, और इसके अंदर एक मिसकैरेक्टराइजेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है कि अमेरिका और ईरान और इसराइल ये सब बराबर के शरीक हैं इस जुर्म के अंदर। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, कि ईरान ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क होते हुए इंसाफ के हक़ पे उस पे खड़ा है बनिस्बत उनके, उसकी नेचुरल डिस्पोजिशन ही है कि वो क्योंकि मुस्लिम मुल्क है तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हक़ पे होगा। ये मेरा वर्ल्ड व्यू है मुसलमानों के एतबार से। ठीक है, जो जो मर्ज़ी अलग है, रायमवारी की जा रही है हमारी मीडिया के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम एक बात भूल रहे हैं कि अमेरिका ने ही ईरान पे 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जनों 9/11 1 महीने में कर दिए। 3,500 लोग उनके शहीद किए ना, और उनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। तो वो एक 9/11 के पीछे अमेरिका ने 2 मुल्क बर्बाद कर दिए थे, इराक और अफ़गानिस्तान, और मिलियंस की तादाद में इंसान कत्ल कर दिया, हज़ारों लाखों औरतों बच्चों को घरों से निकाल दिया, और हज़ारों औरतों को रेप कर दिए, और हज़ारों लोगों को लापता किया, उनकी हड्डियाँ तोड़ी, उनको 10-10 टॉर्चर किया। तो उस एक 9/11 का गुस्सा उनका ठंडा नहीं हुआ 25 साल में। तो आपको लगता है कि ईरान, जिसकी तमाम कैबिनेट, टॉप लीडरशिप, उनकी रिप्लेसमेंट्स, इंटेलिजेंस अपरेटस, मिलिट्री कैडर, और सबसे बढ़ के उनका पोप, उनके इमाम, नायब इमाम, वली अल फ़क़ीह, इमाम का रिप्रेजेंटेटिव, यानी सबसे बड़ा मजहबी पेशवा, उसको आपने कत्ल कर दिया। तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, चलो हमें समझ आ गई, अमेरिका की ज़रा नाराज़ था, तो अब ज़रा हम सुलह जोई कर लेते हैं। तो इस को शरीक ठहराने की कोशिश की जाती है कि ये सब बड़े लड़ाकू हैं, लड़ना चाहते हैं, सब शरारत पुतरे हैं, माज़रत के साथ।
एक होते हैं वो जज़्बात जो आप खुद फ़ील कर रहे होते हैं और एक वो जज़्बात होते हैं जो आप बराह रास्त दूसरों से देखते हो, तो आपको जस्टिफ़िकेशन मिलती है कि मेरा गुस्सा, मेरी रंज, मेरा दुःख बजा है। यही है वो मातम और ताज़िये का ट्रेडिशन जो अहले तशी कम्युनिटी के अंदर है और वो तेहरान में, मशहद में और इराक़ में आपने देखा जब आयतुल्लाह ख़ामेनेई के अलामती ताबूत को उन्होंने वो ताज़िये के तौर पे हर जगह लेके गए, उनका जनाज़ा लेके गए। अब वहाँ जो आदमी रो रहा है, नारे लगा रहा है, मर्ग बिल अमरीका, मर्ग इसराइल, और वो देख रहा है कि मेरा साथी हम-वतन, नंगे बालों वाली लड़की, डाई बालों वाली लड़की, मॉडर्न लड़की, दाढ़ी वाला मौलवी, दफ्तर चलाने वाला दफ्तर वाला आदमी, टैक्सी, वो सब रो रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। अब वो वैलिडेशन मिलती है। 9/11 के बाद जो 3-4 महीने में बिल्ट अप हुआ था, और हम फ्रांस से फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाएँगे, ऐसी की तैसी, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। आम शहरी घरों से निकल के फ्रेंच शराब जो वाइन होती थी अमेरिकन, उसको डोल देते थे। तुम्हारे ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया हमारी इराक की जंग के अंदर? ये बिल्टअप होता है। आपको रीअफ़र्मेशन मिलती है माशरत से। ये 8 के 9 मिलियन कह रहे हैं अब। 8 के 9-9 मिलियन की रैलियाँ निकली हैं ना, ये काफ़ी होती है इनकलाब की। सईद मुज़म्मिल का जो इनकलाब था, जो 1, 2, 3, 4, 5 साल से पता नहीं कब से आ रहा है। कभी ज़न ज़र ज़मीन, कभी वो औरत नामूस आज़ादी, कभी औरत मार्च, कभी किस शक्ल में। वो 8-9 मिलियन तो सड़कों पे थे लोग। ना अरजीत सिंह को तनख्वाह दे रही है, ना उनको कोई मज़हबी पेशवा पालनहार उनका कोई बैठा हुआ है सिर के ऊपर। वो तो खुद लोग अपने गुस्से में, अपनी रंजिश में आए हैं। बिकॉज़ बुनियादी तौर पे हमारे एनालिस्ट का एनालिसिस सरफेस लेवल और घटिया होता है, और वो न्यूयॉर्क पोस्ट और इस तरह के जो रसाले रैग्स होते हैं, उनकी प्रोपेगेंडा लाइन्स को ज़ायोनिस्ट की रिपीट कर देते हैं एज़ एनालिसिस। हकीकत ये है दोस्तों कि एरियल बम्बार्डमेंट एक कौम के अज़म को पक्का करती है, और एरियल पनिशमेंट कैंपेन इसको कहते हैं, जहाँ सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। जैसे कि मिनब स्कूल में वो फूल परियों को टारगेट किया गया था, वो मासूम पाक बच्चियों को। ये कैंपेन्स आपको टफ करती हैं। क्यों नहीं अमेरिका ने बम मारे जनाजे के ऊपर, बताएं? क्योंकि इसके बावजूद कि वो सबसे बड़े गधे हैं, वो इतने स्टूपिड नहीं है कि वो 9 मिलियन को 18 मिलियन कर दें। यानी 10 मिलियन ईरान के लोग और कोई बाहर से भी लोग आ जाएं। यानी सॉरी, आप समझ गए ना मेरी बात, मतलब कि वो बाहर के लोग भी जो जो नाराज़ हैं, नाराज़ ग्रुप, वो डबल हो जाएंगे लोग। क्योंकि एरियल बम्बार्डमेंट एक जो असल चीज़ होती है ना, कि पनिशमेंट कैंपेन जो खौफ पैदा करती है पॉपुलेशन के अंदर, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो करती है लैंड ऑक्यूपेशन, जहाँ पेट्रोल आपके मुल्क में घूमती है, औरत को घर से उठाती है, उसका बाजार में रेप करती है, कपड़े फाड़ती है, फिर लोग डर जाते हैं। जो ये एरियल कैंपेन होती है, ये डिटैच्ड होती है, इसमें ताकत की एसिमेट्री होती है। इसके ऊपर गिरता है और जो गिराता है, उन दोनों की फ़िक्र में फ़र्क होता है। वो आवाज़ें, वो सोनिक बूम्स, वो शोर, ये गुस्सा पैदा करता है, इश्तियाल पैदा करता है। आपने देखा नहीं मसूद पिज़ेशकियान साहब को धक्के मारे लोगों ने जनाजे के बाहर। वो कह रहे थे मौत हो गद्दारों को, मौत हो अमेरिका को, मौत हो इसराइल को, और मौत हो कॉम्प्रोमाइज़र्स को, जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो सुलह करते हैं, सुलह जोई करते हैं। क्यों? कौम में भी खून है। और वो गुस्सा, वो नज़ला, आपने आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई की स्टेटमेंट देखी थी जब वो शुरू में उन्होंने दी थी, अलामती स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई थी, जो कि मेरा दिल भारी है, मैं दस्तखत करना नहीं चाहता एमओयू पे, लेकिन मेरी सिविलियन गवर्नमेंट कह रही है कर लो, तो चलें इसको भी मैं मान लेता हूँ। वो किसको सिग्नल दे रहे हैं? एक तो उनके अपने नज़रियाती वो अपनी वो प्रिंसिपल, अपने स्टांस को मेंटेन कर रहे हैं कि वो हार्ड लाइनर है मजहबी के, लड़ना चाहिए। वो अपनी आवाम को सिग्नल दे रहे हैं, मैं नहीं हूँ ये पिज़ेशकियान, ये गालिबाफ, ये अरागची। तो वो जान अपनी हथेली पे रख के जो नेगोशिएट कर रहे हैं कि कभी इसराइल को ब्रेन वेव है हमें मार दे, कभी अमेरिका को ब्रेन वेव है हमारे पे हमला कर दे, हमारे अपने लोग हमें पकड़ के मार दें, हम ऐसी डील बनाएं जहाँ फंस जाएं। क्या होगा? उनका भी रिजॉल्व टूटेगा। सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट डेमोक्रेटिक जो लिबरलाइजिंग फोर्सेस हैं ईरान के अंदर, कहेंगे यार हम सब एक बराबर हैं, इनके लिए तो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टू हैं। तो लड़ाई आपने उनके अंदर पक्की कर दी, आपकी भूल चूक है कि वो भी अमेरिका को छोड़ेंगे। ये पूरा एनालिसिस दिए जाते हैं, कहा जाता है कि वो मुल्ले हैं ना, पागल हैं, लड़ना चाहते हैं। हकीकत ये है ब्रदर, किसी भी कौम। और मैं इसमें प्रोफेसर रॉबर्ट पेप साहब का हवाला देना चाहूँगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मेरे दादा मरहूम ने मुझे पाला था, उनसे बहुत प्यार करते थे दादा के, हमेशा वो हवाले देते हैं, दुआ देते हैं उसको ये, और ख़ुद बड़े वो मजहबी रुझान के हैं। उनकी किताब है बॉम्बिंग टू विन, बहुत शानदार। उसमें से कुछ हिस्से पढ़ लीजिएगा, आपको बड़ा बड़ा असर पड़ेगा कि ये फॉरेन पॉलिसी एरियल बम्बार्डमेंट की बनती कैसे है। और रियल स्कूल के वो भी हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कंसिडर करते हैं। उन्होंने उसमें एक बात की, वो बार बार इंटरव्यूज़ में भी कहते होते हैं, मेरे दादा ने मुझे पाला और वो वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गया, उस नस्ल में से था।
और वो वापस आया तो हमारे ख़ानदान के हस्ब मामूल से हट के वो एथियस्ट हो गए, मुल्हिद हो गए, और उन्होंने अपने खुदाई जो है ना वो ईमानी वो लूज़ कर दी कि इतने कत्लो गारत देखी उन्होंने ये। और वो एक डायलॉग रिपीट करते थे, आई लॉस्ट माई फेथ इन गॉड बट नॉट माई फेथ इन अमेरिका। वो बार बार ये बात कहते थे कि मैंने अल्लाह में तो नाउज़ुबिल्लाह, खुदा में, गॉड में माज़अल्लाह अपना ईमान खो बैठा मैं जंग की खौफनाक वो मनाज़र को देख के, लेकिन मैं अमेरिका और उसकी फ़ौजी जवान के अंदर मेरा ईमान पक्का हो गया कि मैं और मेरा भाई जो फॉक्स होल में, बंकर में, मोर्चे में इकट्ठे लेट के भागे, दौड़े, बैठ के, लड़े, खाए, पिए, रोए, हँसे, ज़ख्मी हुए, वो ईमान मेरा पक्का हो चुका हुआ है। क्यों पक्का हुआ है? बमबारी, एरियल बम्बार्डमेंट, पर्ल हार्बर, लटकती हुई तलवार, अमेरिका जंग से दूर बैठा सुकून के अंदर आस्ता आस्ता बढ़ रहा मैदान जंग की तरफ के सबको आके इन्होंने लड़न दो, एंड में आके मैं सबको चाट के ले जाऊंगा। जापान ने एक गैम्बल खेला। क्या गैम्बल खेला जापान ने? कि हमारी अहमियत और वैल्यू तब बनेगी इस लूजिंग बैटल में जब अमेरिका को हम एक ख़तरनाक वार करेंगे, और उनको अंदाज़ा था कि उसके जवाब में हमारा कीमा निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनके उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी में वही बात फिट आ रही थी, दे हैड नो अदर ऑप्शंस। जब वो पर्ल हार्बर हुआ, जब वो 9/11 हुआ, जब ये चीज़ें होती हैं, जब वो वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बिंग हुई, जब डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगी, अल्लाह जाने लगी कि नहीं लगी, क्या था वो कहानी थी, मुझे लगता है कोई ऐसे उन्होंने हॉलीवुड स्टाइल वो पैकेट शैकेट फाड़ दिया उसे कान में। आप उनके जज्बात, आप अमरीकी अवाम की तर्जमानी नहीं पढ़ रहे होते अखबार में, न्यूयॉर्क पोस्ट में, आप ये वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में किसी बड़े मुजम्मल साहब आते हैं, कोट करते हैं ऐसे ऐसे नाश्ते के टेबल को, अच्छा औरतें आज़ाद होना चाहती हैं ईरान में, ओके, कल से इंशाल्लाह आज मैं फरमान जारी करो, लाओ कलम, आए सैयद मुजम्मल, फ्री दी वीमेन ऑफ ईरान। ठीक ठीक, वो रोटी की चोची कह रहे हैं वहाँ पे, वो तो भी सोए हुए थे ना, वो तो बेबी हैं। ये डिलूजन्स अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट के अंदर भी आती हैं। सूरत हाल ये है कि हम एक एक बहुत काबिल दीद एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये 3 साल पहले अहले गज़ा के मामले में स्टैंड ले लेते तो आज ईरान की फ़तह, जो फ़तह का तमगा उनके गले में ढल रहा है, क्या वो छोटा सिल्वर मेडल हमारे गले में डल जाता? ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिसके पास एयरफोर्स और एयर डिफेंस नहीं है, तो हमाऊ हमाऊ ही लड़ना जानते हैं। आज ताऊ हमाऊ भी जेल जाएंगे। वो नहीं इस तरह वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में सीन होता, वो एक को जेल में डाल रहे होते तो छोटा कज़न कहता है वो थप्पड़ लगा के मैं भी जेल में जाऊंगा, इतना ही कुछ कर लेते। हकीकत ये है कि 25 साल वॉर ऑन टेरर में हमें थका दिया गया, हमारी कैडर की थिंकिंग सलाहियत ही वो ख़त्म हो गई, उनकी वो बैटरी नहीं रही अंदर उनके, कि हम भी, वो इतना खौफ और जान उनके अंदर बैठ गया कि अमेरिका बहादुर को। और वो एक डोमेस्टिक पूरी एक नज़रिए के तहत हुआ, पूरी एक शरारत के तहत, मुझे डॉक्टर परवेज़ मुशर्रफ की वो जो डॉक्ट्रिन थी उसके तहत ये मामला हुआ है कि वी आर अनएबल टू इमेजिन आर सेल्व्स इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, और जहाँ पे हम उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें। अभी ये शुक्र करें मई की झड़प हो गई है, वरना तो टैंकों को तो जंग लगा दिया था और वो डीजल ख़त्म हो गया और जहाज़ों में हमारे वो उनके वो शॉक्स ख़राब हो गए और पता नहीं क्या क्या बातें बना दी थी। अल्लाह का फजल हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक में वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस वक्त। 3 सूबे प्रैक्टिकली, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक प्रैक्टिकल मीडिया ब्लैकआउट है, बिकॉज वहाँ जगह जगह इंसर्जेंसी, वायलेंट प्रोटेस्ट, या स्ट्रेट अप मैं कहूँगा सिविल वॉर कंडीशंस हैं। बलूचिस्तान की जब मैं बात करता हूँ, 45 के करीब शहदा हैं। पुलिस चौकी पे उन्होंने अपनी जानों के नजराने रख दिए हमारे जवानों ने, पुलिस के जो लेविस के थे। 24 से 48 घंटे उन्होंने वो फाइट की है, सारी रात सारा दिन, पता नहीं कितने 100 उनके फाइटरों का घेरा था। मैं उनके वो पढ़ के सुना नहीं सकता आपको, माज़रत चाहता हूँ मैं, मेरे में वो हिम्मत में मेरा गला बंद हो जाता है, मेरे अंदर वो क्या कहेंगे आप, जैसे गुस्सा, गज़ब, अफसोस, आंसू, मैं मेरे बहुत जज्बाती हो जाता हूँ चीज़ें पढ़ के। लेकिन प्रैक्टिकली डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर हमने ये 2-3-4 फ्रंट्स खोल दिए, और इंडिया हो, इसराइल हो, जो भी आपके दुश्मन हो, वो देख रहे हैं तमाशा, उसको वो एक्सेसरबेट करते हैं, आग देते हैं, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम और ऐप्स के ज़रिए और सोशल मीडिया होता है, ये रियलिटी है, दिस इज़ वॉर। DGISPR से को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और हमें देख के अफसोस होता है पाकिस्तानी शहरी के तौर पे कि यही DGISPR हमें 10 साल ज़्यादा जवान नज़र आ रहे थे मई की झड़प के अंदर, और बिल्कुल अपने रोल के अंदर नज़र आ रहे थे, जिस तरह से हमने इमेजिन किया था हमेशा पाकिस्तान आर्मी को।
और आज वो एक काउंटर इंसर्जेंसी कर रहे हैं और उसके बारे में रिपोर्ट करने आए हैं, जवानों की शहादतों के बारे में। इतनी ज़्यादा होगी वो तादाद में कि मजबूरी से इसको रिपोर्ट करने आए हैं, बिकॉज वी डिड दिस एज ए नेशन, वी डिड दिस, वी एंडेड अप एट दिस पॉइंट। ऑब्वियसली इसमें 24 से मैं ख्याल 24.25 करोड़ टोटली हम स्पेक्टेटर हैं, मैं आप हम स्पेक्टेटर हैं, बट वी का तम लग ही जाता टाइटल। कौम ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। इसके रिवर्सल का प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत है। उसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, उसमें पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, उसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग भी होगी, लेकिन उसका बुनियादी कोर नज़रिया पाकिस्तान हो सकता है। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द इंडस वैली कर लें उसको, आप इस्लामिक रिपब्लिक की ऑफ पंजाबिस्तान कर लें, आप उसको अफ़गानों से जोड़ लें, आप जो मर्ज़ी कर लें। जो हकीकी एहसास था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को बनाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक आलमगीर नज़रिया था, जो कभी अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ लुभा लेता है, बोस्निया चचनिया वालों को लुभा लेता है, हर मैदान के अंदर हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। वो ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं मंजर क्रिएट होता। वो उकाब फैल्कन शाहीन की इमेजरी कि वो इस मुनफरिद दौर में सबसे मुनफरिद लोग, कि ये मुल्क खालिसतन अल्लाह के लिए बनता है, वो डिस्परेट कौमों को ले आता है यूपी बिहार से कि आओ यहाँ पे पंजाब में रहो, सिंध में रहो, कराची में रहो, तुम हमारे भाई हो, ठीक है ना। ये वो असास है, और वो जब तक कोर पे वापस नहीं आएगा पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं ठीक कर सकते, नहीं ठीक कर सकते। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, बड़े शहरों में ट्विटर के ऊपर गैलरी को नहीं प्ले कर सकते। इस अवाम को विन बैक करने की ज़रूरत है। बलोच एथनिक नेशनलिज्म जो पंजाब की यूनिवर्सिटियों में पनपता है, यहाँ से अब तैयार करके अमेरिका के दिए हुए रसालों मदरसों की बैन करो, किताबें बंद करो, सूरह तौबा की तिलावत मैट्रिक FSC के अंदर। ये लो बेटा माइन काम्फ, और मेरे बेटे ओ लाडले पकड़, हैं जी, ये लो बेटा डास कैपिटाल। माइन काम्फ पकड़ा दी, काश माइन काम्फ ही पकड़ा दी होती। ये लो बेटा डास कैपिटाल, ये लो मेरे प्यारे लाल हेगल का डायलेक्टिकल प्रोसेस, ये लो मेरे लाडले वो फुको की कमेंट्री ऑन यूरोपियन कॉलोनियलिज्म एंड रेस और पता नहीं क्या क्या, ये लो बेटा पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक ऑफ फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव सेक्सुअल रेवोल्यूशन इन द हैंड प्रैक्टिस एंड द रिवर्स गियर ऑफ द पोस्ट क्रिएटिन ऑफ द प्री वर्कआउट। वो एक है बंदा, बड़ा प्यारा आदमी है यार, कराची का, उर्दू स्पीकिंग ही है मेरा ख्याल है। वो फ़लसफ़े और ना मंतक पे रिकॉर्डिंग्स बनाता होता है यूट्यूब वगैरह में। अली हसन, अल्लाह भला करे, उसकी मैंने वीडियो देखी, बड़ा दिल खुश हुआ। ये क्या फ़लसफ़ा वलसफ़ा, ये क्या बातें कर रहे हो, ये खाना चाहिए भाई। वो ग्रीक सिटी स्टेट्स बन गई, आबाद हो गए, जंगें कर ली, फिर वो फ़लसफ़ा मलसफ़ा। सहाबा ने मेहनत कर दी, खिलाफत राशिदा कायम कर दी, मोरिटेनिया के साहिल से लेके, उस्मानिया के साहिल से लेके वो उधर तक, इंडोनेशिया और बल्गेरिया और कहाँ कहाँ लड़ते लड़ते पहुँच गए। अब गज़ा आ गई, उमवी खिलाफत भी गुजर गई, फिर अब्बासी आए हैं, फ़लसफ़ा, और अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अच्छा मुतकल्लिमीन की बहस आ गई। और ये भूखे नंगों को सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप, ये भूखे नंगों को हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा रहे हैं। वो बलोच बच्चा भूखा नंगा वो आता है बेचारा, उसको वो मैं इसमें क्या बात करूं, मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं बलोच बच्चों का तालीम का, ये तालीम है, ये हमारी स्टेट ने किया है यार, यहाँ उनको पाला, पंजाब में बनाया उनको, लेकिन मदरसे का लिटरेचर बंद, मजहबी तबका, ओहो हा, खतरनाक। पर ये है सूरत हाल, दुआ ही कर सकते हैं इसके लिए। और आपसे मैं शदीद रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ ऐसी करें कि बाअसर हो, अपने किरदार के हर चीज़ का हवाला दे के कि या अल्लाह मेरी इस नमाज जो मैंने पढ़ी, इसका हवाला, जो भला काम करते हैं हमारा मुल्क बचा ले। जाएगा कहीं नहीं, इसके बॉर्डर यही रहेंगे यार, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। और न्यूक्लियर पावर, एयरफोर्स है, आपका सब कुछ है, रहने के काबिल नहीं रहेगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी उसी रफ्तार से जा रही है, रविश में और बर्ताव में तब्दीली नहीं नज़र आ रही। बहरहाल आखिर में जाते जाते रेहान तारिक साहब का जिक्र खैर किए बगैर कैसे हम जा सकते हैं। रेहान तारिक साहब को NCCI ने अरेस्ट कर लिया, पीका का एक्ट भी लगा उनके ऊपर, 295A गालबन लगा रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। सवाल उनका इनअप्रोप्रिएट था, मैं एग्री करता हूँ, लीडिंग सवाल था,
लीडिंग सवाल से मुराद होता है जिसके अंदर इन बिल्ट कोई ऐसी कोई लोडेड टर्म्स होती हैं जो इलिसिट करना चाह रही होती है एक रिस्पॉन्स जो कि नेगेटिव हो। और बुनियादी तौर पर जो आपको तमाम सब लोगों को वाकफियत है कहले तशी कि हाँ, तमाम सहाबा बल्कि अक्सर सहाबा के ख़िलाफ़ कुछ बहुत सख्त आराम मौजूद हैं, गुस्ताखी की हद तक। और ये सुन्नी मकतब फ़िक्र की वर्ल्ड व्यू के तहत है ना, ज़ाहिर बात है उनका वर्ल्ड व्यू ही फ़र्क है, उनका नज़रिया ही फ़र्क है। तारीख़ और हदीस और अक़ायद के मुतल्लिक़ हमारे दोनों में इख्तिलाफ़ है। जो इत्तेफ़ाक है वो कुरान और कुछ बुनियादी ईमानी जो ईमान और इस्लाम की बातें होती हैं वो बुनियादी मुश्तरक हैं। और ये एक डोंट आस्क डोंट टेल टाइप पॉलिसी के तहत हम भाईचारे के अंदर रहते हैं। मैंने पहले भी ये जब जब ये मामला हुआ था, वो बुरहान तारिक साहब इंग्लैंड गए, वहाँ उन्होंने वो रैप सॉन्ग बनाया, कहीं चीफ़ की तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि मैं इस तरह से घूम के आऊँगा और जिस भी उनके उनके बड़े हैंडलर या मशवरे करने वाले थे, उन्होंने कहा आप घूम के आ जाएँ, कुछ व्लॉग्स बनाएँ, वापस आएँ, हम मसला हल कर देते हैं। लेकिन अब मसला हाथ से बाहर निकल गया। ये जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया ना ऑफ रिपोर्टिंग, ये हमारे पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं, ये हमारे पसंदीदा कवानीन और अफसर हैं, ये पीका इस पे लगाता है, फिर यहाँ से उसको ओवर अरेस्ट करता है, ये सर्कल चलेगा अब। एक और सवाल पूछता हूँ, मासूमाना सवाल, आगा जवाद नकवी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? उन पे तो कोई नहीं लगी। जिन्होंने जवाब दिया, जिन्होंने बकौल गुस्ताखाना बात की, क्यों नहीं लगा? मैं तो इस हक में हूं कि दोनों पे नहीं होना चाहिए। केस हो, माफ़ी तलाफ़ी हो, ख़त्म हो जाए। किसी का हक है अवाम का रजिस्टर करना, डिमांड करना, बट इसमें कोई बनती नहीं है। ऐसा अभी तक जुर्म हुआ नहीं। और अगर जुर्म किसी से हुआ तो नीयत पे तो नहीं होता। लोडेड सवाल तो मुझे और आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो क्लेम कर सकते हैं कि मैंने मासूमी में सवाल पूछा था। शरह में, अदालत में उनके पास गुंजाइश है। जवाब नकवी हक पास क्या क्लेम है? वो यही कहेंगे मेरे ये पर्सनल बिलीफ्स हैं, अहले तशी मकतब फ़िक्र के बिलीफ्स हैं, एंड देन द कैट इट इज़ आउट ऑफ द बैग। फिर बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। फिर हम मेन चौकों चौराहों में ये डिबेट करेंगे। डू वी वांट दिस काइंड ऑफ सेक्टेरियन क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर? मेरा सिर्फ ये सवाल है। एंड अपेरेंटली आज़ादी रही कुछ लिमिट्स होती हैं। यू जस्ट रीच्ड वन कि आप मजहबी कोऑपरेशन नहीं, आपके मसीही दोस्त हैं, आपके हिंदू दोस्त हैं, आपके सिख दोस्त हैं, आप उनके मज़हब को बातिल मानते हैं। वो ये भी नहीं कि वो और फ़िरके के मुसलमान हैं, आप उनको काफ़िर मानते हैं, लेकिन आपकी उनकी इंसानी मोहब्बत में कोई कमी आएगी? क्या आप उनके सामने आके उनके खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, या वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुरान या रसूलुल्लाह की ज़ात या सहाबा की ज़ात या अल्लाह की ज़ात पे कोई नुक्ताचीनी करें, तनकीद करें? ये तो इंसानी ताल्लुक़ की वो बुनियाद है ना। जो हमारे मुसलमान भाई हैं अहले तशय्युह, हमारे दरमियान जो एक एक सॉर्ट ऑफ गिवन है, अनफॉर्चुनेटली ठीक है, वो इस वक़्त सूरत हाल बहुत अभी इस वक़्त क्यों ये हॉट था मसला? व्हाई वाज़ इट सो अपीलिंग टू रेहान तारिक साहब? मैं उनको इंटेलिजेंट आदमी नहीं मानता माज़रत के साथ, हालाँकि मैं उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी और वो सब रखता हूँ इस वक़्त इस लम्हे में। ये बहुत मुश्किल मरला है किसी भी इंसान के लिए कि जब चाहो अरेस्ट कर लो, ये लगा दो कानून, वो लगा दो, पीका ये सब 295 है, ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम है किसी भी मुसलमान पे, इंसान पे लगाया जाए। उसके बावजूद वो एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं है। उन्होंने लेकिन माहौल देखा कि अभी ईरान से एम्बोल्डन हो रहे हैं, मुहर्रम का माहौल है, अहले तशय्युह कम्युनिटी ज़रा एक बड़ी एक अरूज पे आई हुई है अपने पाकिस्तान में, उनमें जोश है, उनमें वलवला है इस वक़्त, तो वो बुनियादी एक वो मैं कर लूँ। पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, एक क्राइसिस बन गया। अब हम सब भुगतें, अब हम सब भुगतें। आपके दफ्तर में, स्कूल में, आपके घर में, रिश्तेदारियों में अहले तशय्युह, अहले सुन्नत दोनों रहते हैं। वो आपस में कुछ पर्दा किनारा करते होते हैं, कनाया का। और इसमें मैं एक माज़रत के साथ मैं एज़ ए ले पर्सन कहना चाहूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से अक्सर व बेशतर अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, दोस्ती में, बढ़ाई में, भाईचारे में पहल उन्हीं की तरफ से होता है। हम मेजॉरिटी जो हैं हमारी तरफ से ही होता है। आई मुझे कोई आड़ नहीं महसूस होती है कहने में। और बल्कि आप अपनी प्राइवेट महफ़िलों में भी देखेंगे तो किनायतन, इशारतन, कभी-कभी सार्केज़्म की मद में कभी न कभी कोई भी नुक्ताचीनी की जो ख्वाहिश होती है वो हमारे भाइयों से ही होती है, जो अक़लियत में अहले तशय्युह हो। उसके बावजूद एक हम बड़ा दरगुज़र करने वाला माशरा है, आपस में हम मिल बाँट के भाईचारे में रहते हैं। सरकार का जब इसमें रिलेशनशिप आता है और वो सारा, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये इतनी सिंपल नहीं है। इनकी पॉलिटिकल बैगेज भी, एक तो ये ना मैंने प्योर आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात की और समाजी सोशल लेवल पे, फिर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल पे बहुत मसाइल हैं। ईरान एफिलिएशंस, पाकिस्तानी नेशनलिज्म, जब जीबी में वो क्राइसिस आया था तो इमीडिएट क्या रिस्पॉन्स था हमारे स्टेट के ओपिनियन मेकर्स का कि ये ईरानी लॉयल्टीज़ ज़्यादा नहीं है अहले तशय्युह की। मैंने तो नहीं कहा था इस चैनल पे, मैंने तो दिफा किया था। मैंने तो दिफा किया था कि नहीं यार, ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादती की बात है। बट अंडर द सरफेस ये बबल कर रही होती है एक माशरे में।
इस पे मरहम डालने के लिए जवाद नकवी साहब का किरदार है। ये गलती नॉट विथस्टैंडिंग उन्होंने गलती की है और काफ़ी वाज़ेह गलती की है। मैं तो उनको गुनाह का मुर्तकिब मानता हूँ ये सोचने के लिए, मैं सुन्नी हूँ ना, लेकिन आप पॉलिटिकली, सोशली गलती मानेंगे इसको। ये आलिम को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह आके ये बात करते हैं। रेहान तारिक साहब ने तो करना ही कुछ था। बाकी बहरहाल है कि विश देम द बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ देम, और हमारी कौम पर अल्लाह रहम फरमाए। इस तरह के फ़िरका वाराना मसाइल से हमें बहुत बाहर आने की ज़रूरत है। ये मुशजरात सहाबा, हालाँकि आई नो यूट्यूब पे आजकल पॉपुलर यही है, हमारे बच्चों में ये हक़ को बातिल का पैमाना बना दिया गया कि बताओ 1400 साल पहले क्या हुआ था। तारीख़ के कुछ वाक़यात बताओ, साबित करो, और वो हक़ और बातिल के इस पैमाने में, और सामने जो है वो आपकी ज़िंदगी की बहारें लूटी जा रही होती हैं आपके सामने। खाना, पीना, जीना, मरना। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जिस सूबे में हो ना, उस सूबे के अंदर सहाफ़ी के पास और कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नमाज़ का तरीका भी पूछे ना किसी आलिम से कि सर वो नमाज़ में ज़रा वो सलाम फेरने से पहले, अच्छा जाते हुए भाई एक बात बता देना यार, ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जायज़ है? वो अली हसन साहब, मैं बड़ा मुतासिर हुआ अली हसन साहब की इस बात से। मैंने वाकई उनके प्रोग्राम नहीं देखे, कोई यकीनन अच्छे ही होंगे, वो बहुत ही अच्छी बात करते हैं, गुफ्तगू का अंदाज़ भी बड़ा मज़े का था। तो कहने लगे भूखे नंगों को यार किधर फ़लसफ़े में लगा दिया। तो वही वाली बात है, कौम अभी खड़ी नहीं हुई पैर के ऊपर, तो वो ये बहसें शुरू हो गई। इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और रेहान तारिक साहब का बिल्कुल हक़ नहीं है हर सवाल पूछने का, किसी का हक़ नहीं होता हर सवाल पूछने का। उन्होंने गलत किया कि ये जुर्म की हद तक, इस हद तक ले जाना, इस बात को प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा, लड़ाई की बुनियाद बन जाएगी, दूरी हो जाएगी। कानून का मकसद सिर्फ उस लम्हे में इंसाफ कायम करना नहीं होता, इज्तिमाई इंसाफ को और मुनज़्ज़म माशरत को मेंटेन करना होता है। तो उस इज्तिमाइयत की खातिर भी इसको इसको रफ़ा दफ़ा करें। फिर अहले तशरीह कम्यूनिटी को भी ख़ास तौर पर सोचना चाहिए, उनके उलमा को, उनके बड़ों को। ज़ाहिर बात है आम लोग तो हम तो सारे सोचना चाहिए कि इस इत्तेहाद में देने वाला हाथ किसका है और लेने वाला किसका है, और ख़राब करने वाला किस तरफ से ज़्यादा इशारात है। ये बहुत जुर्रत की, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं जुर्रतमंदाना बात कर रहा हूँ। मैं अपनी खुद तारीफ़ कर रहा हूँ आज, पहली बार ज़िंदगी में मुझे अंदाज़ा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कितना ज़्यादा हमारे दोस्तों के दिल पे जाके लगती है, बुरी लगती है बात उनको। कोई नहीं सुनना चाहता ये बात। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इस मामले के अंदर कम्युनिटी लेवल पे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है बिहेवियर्स को, उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन के वाज़ के अंदर भी, और ख़ुसूसन ये टीवी प्रोग्राम, ये आमिर लियाकत साहब ने पूरी एक ही खोल दिया, अल्लाह उन पे रहम फरमाए। मुझे तो डर लगता है उनके लिए कि ये सारी चीज़ें उनके हिस्से में जाई जा रही हैं। ये टीवी इस्लामी जर्नलिज़्म, मज़हबी जर्नलिज़्म वाला जो एक है, कि वो चुटकुले और मुशाजरात सहाबा और फ़िक़ही बहसें कि हनफ़ी कहते हैं आमीन कहो तो अहले हदीस कहते हैं आमीन ना कहो। मैं बिलीव करता हूँ कि एक स्पेस होनी चाहिए जहाँ कंप्लीट फ्री स्पीच होनी चाहिए, लेकिन वो स्पेस एक यूट्यूब पॉडकास्ट नहीं हो सकती। रेहान तारिक साहब की भी, वो भी, यानी बैठा सवाल पूछने वाला कौन है, पूछा किससे जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। बहरहाल हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ुसूसन इस प्रोग्राम के बाद दुआ कीजिएगा हमारे लिए, और हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।